कुछ टर्म्स है इंसेटिकल लाइन पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Human population is defined as total number of individual of a species present in a particular area in a given time. जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली कि इंडिया का पॉपुलेशन 2001 में कितना था, टाइगर का पॉपुलेशन कितना था, ह्यूमन का कितना था। मतलब यहाँ पे इंडिकेट क्या करता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज सपोज टू बी ह्यूमन बीइंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, सपोज टू बी हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ऑल ओवर इंडिया हो गया इन ए गिवन टाइम। 2001 में कितना था, 21 में कितना हुआ, 11 में कितना था। डेफिनेशन समझ में आया? Now next, what are the factors which determine the size, composition and distribution? Size of the population, composition मतलब मेल फीमेल का, बेबी इनका जो कंपोजिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मींस इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं। दैट डिपेंड करता है किसके ऊपर, व्हाट आर द फैक्टर्स। द नंबर वन इज natality. Natality means birth rate. Number two, mortality. Mortality or death rate. Number three, marriage. Number four, migration or social mobility. In search of job, आप लोग जानते हैं, in search of job or work, maximum peoples are migrating from village to the urban areas. तो mobility हुआ कि नहीं? सोशल मोबिलिटी हो सकता है, सोशल मोबिलिटी इन सर्च ऑफ एवरीथिंग एनीथिंग, सोशल इशू को लेके मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जहां पे माइग्रेट हो रहा है मतलब वहां पे क्या होगा, हम लोग इमिग्रेशन बोलेंगे कि एमिग्रेशन बोलेंगे? इमिग्रेशन। इनटू मतलब इमिग्रेशन, जहां से हुआ वो है एमिग्रेशन। सो एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, समझे? सो ए टू बी मूव हुआ तो ए हो गया इमिग्रेटेड, बी हो गया इमिग्रेटेड, ठीक है? सो दोनों का पॉपुलेशन अफेक्टेड हुआ कि नहीं? मैरिज क्या होता है ना, एक एरिया से दूसरे एरिया के लोगों के बीच में मैरिज होता है, तो दे आल्सो मूव, जिसको भी हम लोग सोशल मोबिलिटी बोल सकते हैं एक टाइप का। Natality, mortality, marriage and migration or social mobility, they are directly associated with the size, composition and distribution of a particular population. NCERT line में आते हैं, the world population
world population which was around 2 billion. 2 बिलियन मतलब क्या हो जाएगा ना 2000 मिलियन. 2 बिलियन in 1900 rocketed, एनसीईआरटी का सेंटेंस है ये, पूरा वर्ड है, to about 6000 or 6 billion by 2000. यहाँ पे ये जो रॉकेटेड का मतलब क्या ना, रॉकेट के स्पीड से, समझ रहे हो? 2 बिलियन था 1900 में, 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया विद इन 100 years. That is the word why it is using rocketed. A similar trend was observed in India also. Our population was approximately 350 million at the time of independence, 1947. Reached close to 1 billion mark by 2000. तो ये भी रॉकेटेड हुआ कि नहीं? 47 में 350 था, 2000 में ऑलमोस्ट वी कैन से 53 इयर्स के अंदर डबल से भी ट्रिपल हो गया, ऑलमोस्ट ट्रिपल. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो विद इन 53 years we have reached almost 3 times fold. तो ये भी रॉकेटेड हुआ कि नहीं? And crossed 1.2 billion in May 2011. तो अगर हम लोग काउंट करें 2000 में हम लोगों का कितना था, 2000 में कितना था 1 billion इंडिया में, वही 2000 में वर्ल्ड का कितना था, एवरी 6th person एन इंडियन. क्वेश्चन आएगा. That is why every 6th person in the world is an Indian. रैपिड ग्रोथ को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल, लॉग या लैग? So rapid growth is called exponential or log. And what are the factors associated with this log phase of growth or exponential growth? अभी जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है, 2011 में हम लोगों का था 1.2 इंडिया में. वर्ल्ड पॉपुलेशन in 2011 is 7.2 billion. वही ऑलमोस्ट 6% इन इंडिया, ऑलमोस्ट तो वही हो रहा है ना.
रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। So reason for population explosion. Number one, increase in lifespan. Number two, decrease in mortality. डेथ रेट कम हुआ है, लाइफ स्पेन इंक्रीज किया है, बर्थ रेट इंक्रीज किया है। तो यही तो तीन मैटर है, तीन फैक्टर है जिसके वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। सो एक तो इंक्रीजिंग लाइफ स्पेन, क्योंकि हम लोग मेडिकेशन करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है, बहुत ही हजार्डियस डिजीज के लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उससे हम लोग क्या होना है, किसी तरीके से अपने आप को बचा लेते हैं। तो लाइफ स्पेन इंक्रीज किया, डिक्रीज हुआ मोर्टेलिटी। एंड मोर्टेलिटी दो टाइप का है, एक है MMR, दूसरा है IMR। फुल फॉर्म याद रखना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और सेकंड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये इंडिया में डिक्रीज हुआ है कि नहीं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द पैचुरेशन ऑफ ए बेबी, चाइल्ड बर्थ के टाइम में बहुत सारा पहले हुआ करता था ना, मदर का डेथ हो जाता था ड्यूरिंग द डिलीवरी। अभी हम लोग का जो इतना एडवांस टेक्निक आ गया, हर चीज बहुत ज्यादा केयर हम लोग लेते हैं, सो इसके वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत डिक्रीज किया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए भी। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी डिक्रीज किया है। तो ये दोनों कम हुआ है बोल के आपका एक्सप्लोजन हुआ कि नहीं पॉपुलेशन। नंबर थ्री, इंक्रीज इन नेटिलिटी, दैट इज बर्थ रेट, ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं। नंबर फोर, रोल ऑफ RCH। फुल फॉर्म क्या था RCH का? पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, पॉपुलरली द नेम ऑफ फॉर द इंडियन व्हाट ना, दैट इज व्हाट ना, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एस्टैब्लिश्ड इन 1951। याद है? 1951 में एस्टैब्लिश हुआ था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया, पॉपुलरली कॉल्ड एज RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। नंबर 5, कंट्रोल ऑफ डिजीज। Number 6, improvement in medical facilities. Number 7, improvement in agriculture. And storage facility. So these are the conditions which made the population explosion, that is the huge explosion। का मतलब क्या है यहाँ पे? अब बहुत हेवी रेट में पॉपुलेशन का ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। So these are the primary factor associated with the population explosion in India. Next we are coming to हम लोग कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कंप्लीट है? कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंट हम लोग काउंट करेंगे। देखिए हम लोग का अभी
जो प्रेजेंट सेंसस के हिसाब से हम लोग एनसीईआरटी में इसीलिए मांग रहा था, एनसीईआरटी को देखने के लिए कि ये क्या दिया है एक्चुअली। रिसेंट, जहां तक मुझे याद है, मैं रिसेंटली कभी देखा था अभी कि 2001 एंड 2011 इन दोनों का ही सेंसस रिपोर्ट दिया है, 21 का दिया नहीं है एनसीईआरटी में। इसीलिए हम लोग ग्रोथ रेट काउंट करेंगे फ्रॉम 2001 टू 2011। एवरी 10 इयर्स में पॉपुलेशन सेंसस होता है। सेंसस मतलब क्या है? काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज सेंसस। जैसे कि हम लोग का ह्यूमन सेंसस होता है एवरी 10 इयर्स। 11 में हुआ था, 21 में हुआ था। Population growth rate in percentage we can be count by means of P2 minus P1 by P1 into N into 100। ये उसका फॉर्मूला। P1 that is the population of previous census। जैसे कि हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे 2001 and P2 population of present census। That is 2011। एंड N तो हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, between two census, and that is 10 years। ठीक है ना? इंडिया की बात करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंसस हम लोग लेते हैं। P2 मतलब प्रेजेंट सेंसस 2011। मैं नंबर लिख लेता हूं। So this is actually P2, this is P1 divided by P1 minus P into N। अगर हम लोग काउंट करेंगे तो आपका निकलेगा प्रॉपरली, it will be 1.783 is equal to 1.7% growth rate, which is as per the NCERT less than 2%, less than 2%। तो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना हुआ? 1.7% growth rate, and it is less than 2% as per the NCERT। ये लिखा हुआ है क्लियरली, लेस देन 2% ग्रोथ रेट इंडिया का, as we are counting the 2001 to 2011। So what is the meaning of 1.7% growth rate? 1.7% ग्रोथ रेट का मतलब क्या है ना? 17% per 1000 per year।
तो व्हाट इज द ग्रोथ इज ऑफरिंग, इंडिया का जो ग्रोथ है किस फिगर में हम लोग उसको 1.7% ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, ने एवरी 1000 इंडिविजुअल में पर ईयर कितना ऐड होता जा रहा है, यस, तो every year per 1000 addition of the population is 17, that is why 1.7% growth rate less than 2%. तो आप हिसाब लगाइए, हमारे पास as per 2011 था 121 करोड़ समथिंग था, तो उस हिसाब से एवरी 1000 में पर ईयर 17% को ऐड करेंगे तो हम लोग टेंटेटिवली 2021 का पॉपुलेशन का भी एक डेटा हम लोग के पास आ सकता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा क्योंकि पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल में आया है। अभी जहां जो डेटा मिल रहा है हम लोग का जो 1.7 था वो ऑलमोस्ट 1.2 और 3 तक आ गया है, 1.2 1.3 ग्रोथ रेट अभी चल रहा है 2011 2021 का अगर हम निकालेंगे, मतलब वही 12 to 13%, 12 to 13% पर 1000 पर ईयर द एडिशन इज ऑकरिंग, तो भी कोई कम ग्रोथ रेट नहीं है, ज्यादा है। We are approaching, we are almost verged, we are almost at the time to reach to cross the China. अभी 2022 चल रहा है, 23 approaching, by the year of what ना 5 to 6 years के अंदर हम लोग आराम से चाइना को क्रॉस करने वाले हैं, क्योंकि चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो 1 से नीचे आ गया है, 0.9 समथिंग चल रहा है उनका, और हम लोग तो एबव 1 एबव चल रहे हैं 1.2 1.3, ऑब्वियसली विल क्रॉस इट। समझ में आया? ये इंडिया का है, सेम टू सेम population growth rate of world is 2.5%। पॉपुलेशन वर्ल्ड का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से हम लोग कम है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है 25% पर 1000 पर ईयर, मतलब 2.5% ग्रोथ रेट। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हिसाब से इंडिया में कम है। कंप्लीट। चलिए हम लोग आते हैं वन बाय वन डेफिनेशन में आते हैं। नंबर 1, मेटल मेटिलिटी क्या है, बर्थ रेट। नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल। तो नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर is called as birth rate, natality. Mortality, number of death per 1000 per year. डबलिंग टाइम, डबलिंग टाइम सबका वैरी करता है। डबलिंग टाइम का मतलब क्या है ना, द टाइम रिक्वायर्ड टू डबल द पॉपुलेशन। एंड इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है ना 1.7% ग्रोथ रेट, अगर उस हिसाब से चलेंगे तो 33 इयर्स में इंडिया का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। व्हाट इज द ग्रोथ डबलिंग टाइम फॉर द इंडिया? 33 इयर्स। ये वैरी करता है, and that is 33 years. Doubling time is 33 years. ये एनसीईआरटी का है, क्वेश्चंस आता है।
नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट। The average number of children, the average number of children that can be born to an woman within an entire lifetime is called as total fertility rate. ये भी वैरी करता है फीमेल टू फीमेल, बिकॉज सब फीमेल का फर्टिलिटी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो फिक्स नहीं है. रिप्रोडक्टिव लाइफ मींस व्हाट? दैट फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉरी, फ्रॉम menarche to menopause is called as what? Total that is reproductive life. So as the reproductive life vary from female to female, so this average or the total fertility rate will also vary. Next we are coming to रिप्लेसमेंट लेवल. थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करना रिप्लेसमेंट लेवल क्या है. मदर एंड फादर, इंडिविजुअल कितना हो गया? 2. मदर एंड फादर. सो वन कपल must produce how many baby that the population growth will be occurs at 0? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0. 0 ग्रोथ रेट होने के लिए एक कपल कितना इंडिविजुअल और बेबी प्रोड्यूस करना पड़ेगा? ना 2. 2 के बदले 2. बहुत इजी क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आप लोग का दिमाग तो काम नहीं करता, वो अलग बात है. एक कपल हो गया 2, so they should produce how many baby to replace them in the future so that the population growth rate will be occur at 0, not 2. 2 के बदले 2. लेकिन ये जो 2 बेबी है, ये 2 बेबी क्या गारंटी है कि एडल्ट तक सरवाइव करेंगे? नो गारंटी. ये डिपेंड करता है एक कंट्री का फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करते हैं सिविक्स को. सिविलाइजेशन और जो पर्सन से, जो इंडिविजुअल से जो रहते हैं, उनको किस टाइप का बेसिक फैसिलिटीज और एबिलिटीज सप्लाई होता है, प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये दोनों इंडिविजुअल का कब तक सर्वाइवल होगा. ए पुअर कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, जहां पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही कम है, तो वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई होगा कि लो होगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विल बी हाई. Developed country, infant mortality rate will low. The chance these baby or the 2 baby will get matured or to be adult is more chance in the developed country, less chance in the developing country or underdeveloped countries. ठीक है. अगर डेथ हो गया तो ये तो 2 से नीचे आ जाएगा, समझे कि नहीं? तो ग्रोथ रेट माइनस में आ जाएगा कि नहीं? रिप्लेसमेंट लेवल का डेफिनेशन क्या है? ना इट इज द नंबर ऑफ बेबी टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल so as to maintain the population growth rate at 0 growth level. तो 0 ग्रोथ करने के लिए एक डेवलप्ड कंट्री में क्या होना चाहिए? जस्ट अबव 2. 2.1 is the replacement level, not 2, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में भी पॉपुलेशन और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है. इन्फेंट का मोर्टेलिटी होता है लेकिन कम होता है. डेवलप्ड कंट्री में कम होता है, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड में ज्यादा होता है. तो यहाँ पे पॉपुलेशन, जहां पे मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मोर है, वहां पे रिप्लेसमेंट लेवल भी मोर होना चाहिए. So what is the replacement level
in developed country and in the developing or underdeveloped country. Now 2.1 for the developed country and 2.7 for the rest developing countries. ठीक है, राइट इट. मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, मैं नंबर लिख रहा हूँ. Population, that is replacement level, the number of offspring to be produced by. अभी इंडिया में देखिए पिछले कुछ साल से कम होने का कारण क्या है? Most couples are being attracted towards two baby policy. Most of the populations, most of the couple. इंडिया में ये बहुत एक अवेयरनेस था कि हम दो हमारे दो, ये बहुत ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन है पूरा. तो ये जो एक्चुअली थॉट था वो सबके दिमाग में आ गया. एंड आजकल तो और भी कंडीशंस खराब होता जा रहा है. एंड दैट इज व्हाट नाउ वन बेबी पॉलिसी मैक्सिमम. तो वन बेबी पॉलिसी मतलब क्या हो जाएगा? सोचिए, वन हो गया. हम लोग को चाहिए कितना? पॉपुलेशन को जीरो ग्रोथ में रखने के लिए 2.7 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का डेथ रेट ज्यादा है. ऑल्दो कुछ साल में इंप्रूवमेंट हुआ है, डेथ रेट कम हुआ है, इसलिए रिप्लेसमेंट लेवल में सुधार हुआ है. इट इज ऑलमोस्ट 2.3 2.4 में आ चुका है हम लोग, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए. बट हम लोग अभी किस में चल रहे हैं? वन में, वन बेबी पॉलिसी. तो पॉपुलेशन नेगेटिव में आ जाएगा कि? तो 2050 के बाद देखिएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और कम हो. हर चीज कैलकुलेटेड है, लगता नहीं है, लेकिन ये सब छुपा हुआ है इस चीज के अंदर. सो रिप्लेसमेंट लेवल इसलिए पढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी है ये सब चीज. द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल to maintain population growth rate at zero growth level. For developed countries, RL is 2.1. For developing country like India, the RL is 2.7. Definition of replacement level and किसका क्या यूनिट है, बस इतना ही याद है. Now the second point is देखिए बर्थ रेट मतलब एडिशन की सब्सट्रैक्शन. बर्थ रेट या तो पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है. अगर बर्थ हुआ तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो जीरो, कभी नेगेटिव नहीं होगा. डेथ रेट में बी नेगेटिव और में बी जीरो. डेथ मतलब सब्सट्रैक्शन, एलिमिनेशन. तो या तो कम होगा या तो जीरो होगा, कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या डेथ रेट? लेकिन अगर ग्रोथ रेट का बात करें, ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. यस और नो? तो क्वेश्चन है बर्थ रेट नेवर नेगेटिव, डेथ रेट नेवर पॉजिटिव.
but growth rate may be positive, may be negative, may be zero. तो कब होगा positive? Now when the birth rate is positive and death rate is zero, then क्या होगा? ग्रोथ रेट पॉजिटिव होगा. अगर बर्थ रेट हो गया जीरो एंड डेथ रेट हो गया नेगेटिव, तो ग्रोथ रेट क्या होगा? नेगेटिव. व्हेन द बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, एंड देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जीरो. मतलब ट्रांजिशन है कि नहीं? यही पूछेगा क्वेश्चन. ट्रांजिशनल ग्रोथ रेट, दैट इज जीरो ग्रोथ रेट. और जीरो हो या जो भी हो, तभी पॉसिबल है जब बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट होगा. देन ओनली द ग्रोथ रेट विल बी बैलेंस्ड, दैट विल बी जीरो, न्यूट्रल हो जाएगा. सही है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा एंड विगरसली पूछता है इस टॉपिक से. विल गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी. We are coming to the birth control method or contraceptive method. Birth control method or contraceptive method. Last class I have told you that the contraception means the prevention of conception. The prevention of conception or the pregnancy is called as contraception, and contraception is the process in which we will control the birth. So prevention of pregnancy or conception is called contraception. What are the ideal contraceptive character? एक कॉन्ट्रासेप्टिव को हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव कब बोलेंगे? किसी भी मेथड को हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं बोल सकते. आप बोलेंगे कि वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है, कैस्ट्रेशन है, वूफेरेक्टोमी है. वूफेरेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी. अगर किसी का ओवरी हम रिमूव कर देते हैं फीमेल का, तो ओव्यूलेशन तो बंद हो जाएगा. ऑब्वियसली द फीमेल विल अनेबल टू बियर द बेबी. तो क्या वूफेरेक्टोमी को हम एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बोलेंगे? नो. Contraceptives should be like that which do not interfere with the normal reproductive life. तो आइडियल कंट्रासेप्टिव होने के लिए क्या चाहिए? इट शुड नॉट बी इंटरफियर विद द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ. क्योंकि अगर वूफेरेक्टोमी हम कर देते हैं फीमेल में, या तो कैस्ट्रेशन और ऑर्किडेक्टोमी कर देते हैं मेल में, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, मेल सेक्स हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेशन बंद हो जाएगा. So male sexual character and female sexual character will be also lost. तो यहाँ पे क्या हुआ? इंटरफियर हुआ कि नहीं? So that should not be regarded as the contraceptive. तो इसीलिए contraceptive ideal तब होगा so ideal contraceptive character it should not interfere with normal reproductive life.
the sexual activity should not be interfere, then it will be treated as an ideal contraceptive. जैसे कि नंबर 1 और क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, तो कॉन्ट्रासेप्शन का एक डेफिनेशन हो गया कि किसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव बोलेंगे, लेकिन आइडियल कंट्रासेप्टिव का कैरेक्टर क्या है? नंबर 1, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली. यूजर फ्रेंडली मतलब इजी टू यूज. नंबर 2, completely effective against pregnancy. पहली बात तो इजी टू यूज होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. नंबर 3, इट शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट द प्रेगनेंसी. नंबर 3, सपोज टू बी किसी कपल को एक बच्चे और 2 बच्चों के बीच में गैप चाहिए 5 इयर्स का, and after a 5 years now they are ready to bear or they have the second baby they want, then they need to stop this contraception. Yes or no? मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव ये होना चाहिए कि रिवर्सिबल हो कि इरिवर्सिबल हो. शुड बी रिवर्सिबल. मतलब रिवर्सिबल होने से क्या, रिवर्सिबल होने से क्या होगा ना, इट शुड बी ए प्रॉपर मेथड टू मेंटेन ए गैप विद इन 2 बेबी. नंबर 4, absence or least साइड इफेक्ट. ऐसा नहीं कि हम लोग यूज कर रहे हैं और साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है. साइड इफेक्ट भी कम होना चाहिए और लिस्ट होना चाहिए, एब्सेंस होना चाहिए. Then these are the properties to be the ideal contraceptive. तो आइडियल कंट्रासेप्टिव के लिए ये सब कैरेक्टर हो गया, एंड वो जो मैंने लिखाया था दैट इज द डेफिनेशन फॉर द कंट्रासेप्टिव. ठीक है, इजी टू यूज लिखा हुआ है इसी सब. इजी टू यूज मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए, हर चीज वहां पे आ जाएगा. यूजर फ्रेंडली में सब कुछ आ जाएगा. सो नाउ वी आर कमिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल ए देके, टेम्परेरी. टेम्परेरी मेथड के अंडर फर्स्ट आते हैं हम लोग नंबर 1, नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड के अंडर फर्स्ट आते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड, और that is also called as safe period. मैं एकदम टू दी पॉइंट आपको लिखा के स्किप करूंगा. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और सेफ पीरियड. सेफ पीरियड मींस इट इज इंडिकेटिंग, सेफ पीरियड इंडिकेट करता है मींस देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन.
Safe period means least chance of fertilization. Least chance of fertilization को हम लोग क्या बोलेंगे? Safe period. हाई रिस्क ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको क्या हम लोग सेफ बोलते हैं? तो सेफ पीरियड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि लिस्ट चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज दैट? मेंस्ट्रुअल साइकिल इसीलिए बहुत जरूरी था, अभी देखो पूरा लिंक करेगा हर चीज को। तो ये जो लिस्ट चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन है दैट इज फ्रॉम डे 10 to day 17. 3 days before and 3 days after fertilization. बात को समझ रहे हो कि नहीं? 3 days before fertilization and 3 days after fertilization. Sorry, ovulation. I'm sorry, ovulation. 3 days before and 3 days after ovulation. Ovulation का डे क्या था? As per the menstrual cycle, 28 days. 14th day. 14th day is the day of ovulation. तो 14th day के before 3 and 40th day के after 3. तो अगर काउंट करेंगे तो डे 10 to डे 17 हुआ कि नहीं? This is actually हाई रिस्क. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ना, रिस्क पीरियड. रिस्क पीरियड मीन्स व्हाट ना, हाई चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन और लो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर हाई चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन है तो the male female sexual activity or coitus or intercourse or copulation should be avoided. इसी को बोलेंगे सेफ पीरियड. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. So the female and male should be, यहाँ पे ब्रेक की बात हो रहा है. Why it is called as periodic abstinence? Abstinence मतलब a break. What is that break? ना copulation should be break, should be avoid from day 10 to day 17. As because it is the risk period when the chances of fertilization is very high. So before day 10 and after day 17. It is called as safe, least chance of fertilization. Clear है? यही question. Now the point is how one can know, how one can would know, come to know कि what is the exact day of ovulation. अगर आप day of ovulation count नहीं करेंगे तो day 10 to day 17 कैसे count करेंगे? 3 days before, 3 days after, क्योंकि तो female के cases में सबका constant तो नहीं है. As it is not same for the different female, so we need to first identify what is the day of ovulation and how the day of ovulation is to be occurred. As because we are counting the day of ovulation is 14th because we are taking the average life cycle, sorry, menstrual cycle period is 28 days. So how the day of ovulation will be measured with increasing stretchability or stretching ability of mucus, of cervical mucus. So how one could know the day of ovulation? Now increasing the stretching ability of this cervical mucus. सर्विक्स में जो म्यूकस है उसका स्ट्रेचिंग एबिलिटी इंक्रीज कर जाता है
under the influence of estrogen. So under the influence of estrogen, the stretching ability of the cervical mucus increased, and that could be measured through a test. And उस टेस्ट का नाम है स्पिंग-बर्किट टेस्ट. स्पिंग-बर्किट टेस्ट that is the test which is used to measure the stretching ability of the cervical mucus. स्प्रिंग-बर्किट टेस्ट के थ्रू हम लोग डे ऑफ ओव्यूलेशन काउंट कर सकते हैं by simply taking a cervical mucus and to measure the stretching ability of the cervical mucus, क्योंकि म्यूकस का जो स्ट्रेचिंग एबिलिटी वो इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस. आप लोग पढ़े हैं डोप ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन का लेवल पूरा पिक हो जाता है. So as the estrogen level is very peak just a day before ovulation, and that gives rise to positive feedback to the FSH and LH. We are coming to number 2, vitral method or coitus interrupt. ये था number 1. और number A, number B. Vitral method or coitus interrupt. Vitral of penis. Before ejaculation into female reproductive tract. So the ejaculation which takes place in the female reproductive tract, just before the ejaculation, the withdrawal of penis, so that ejaculation takes place outside, then it is called as withdrawal method or coitus interrupt. तो ये high failure rate. The rate of success is very low, so failure rate is very high. And number C, lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea इसका कंसेप्ट क्या है? हाई प्रोलैक्टिन called as hyperprolactinemia. High prolactin means hyperprolactinemia. Up to 6 months after pregnancy, after parturition, will inhibit FSH and LH. बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि up to the 6 month, just after the parturition or the childbirth, the prolactin level will be high or low. Prolactin हम लोग पढ़े हैं कि that will secrete the milk, nourishes the baby. तो prolactin level तो high रहेगा.
फर्स्ट 6 मंथ तक मैक्सिमम अप टू 6 मंथ, नॉट बियॉन्ड दैट। तो प्रोलैक्टिन हाई रहेगा तो हाई प्रोलैक्टिन विल इनहिबिट द एफएसएच एंड तो इरेगुलर ओवेरियन cycle occurs in the ovary। इरेगुलर होगा कि रेगुलर होगा? इरेगुलर होगा। तो least chance of fertilization और high risk of fertilization। लिस्ट मतलब ओवुलेशन होता ही नहीं है, याद रखिएगा। एंड इरेगुलर ओवेरियन साइकिल, नो ओवुलेशन। यहाँ पे ओवुलेशन सस्पेंड रहता है, यही है क्वेश्चन। So up to the 6 month or just after the maturation, a female does not ovulate because the high prolactin will inhibit FSH and LH. Complete है? menstrual cycle continue रहता Irregular होता है, ओवुलेशन नहीं होगा लेकिन यूट्राइन साइकिल थोड़ा थोड़ा होगा। ऑलमोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंडेड रहता है, इसलिए मैंने इरेगुलर लिख दिया है। ये मोस्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंड, ओवुलेशन नहीं होगा तो कैसे होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल तो सस्पेंड रहेगा ना। कंप्लीट है? चले नेक्स्ट पे। तो यू हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव मेनार्क हुआ 12 इयर्स में, मेनोपॉज हुआ 50 इयर्स में, विथ 2 बेबी। ये हो गया कंडीशंस। What would be the number of ovum produced within lifetime? What should be the number of ovum? यहाँ पे ovum मतलब आप सेकेंडरी oocyte को भी काउंट करेंगे। Produced within the entire lifetime. So first of all, we need to count the reproductive life. रिप्रोडक्टिव लाइफ कितना हो गया? 50 माइनस 12 कितना निकला? 38। तो रिप्रोडक्टिव लाइफ में क्या? 30 इयर्स। 38 ईयर मतलब बोल सकते हैं कि 12 ओवम कितना निकला? इनटू बोल दीजिए कितना होगा? 380 प्लस कितना निकला? 456। 456 निकला कि नहीं? अब 456 हम लोग माइनस करेंगे, 2 बेबी है, 2 बेबी है मतलब हम लोग सीधा ये पकड़ 1 बेबी जेस्टेशन पीरियड कितना है? 9 मंथ। 9 मंथ मतलब 18 हो गया कि नहीं? कितना निकला? 8 3 4 निकला। तो ये 18 हो गया जेस्टेशन पीरियड इंटू 2
फिर यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 12। ये क्या है? लैक्टेशनल एनुरिया। ये भी इंटू 2 होगा कि नहीं? 6 इंटू 2 तो हो जाएगा, दैट इज व्हाट, 426। अगर आपको पूछता है प्रोड्यूस्ड इन लाइफ टाइम बाय ईच ओवरी, तो बाय 2 कर देंगे, समझे कि नहीं? तो बाई 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी 213 बाई ईच ओवर। ये क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। आपके सामने मैंने अब बोल दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको बेबी नहीं दिया है तो ये जो 18 प्लस मतलब जो 12 मतलब 1 बेबी देगा तो कितना हो जाएगा, सीधा आप माइनस करिए, 9 प्लस 6 15। 2 बेबी दिया है तो हमने यहाँ पे 30 माइनस किया, जितना बेबी देगा इंटू 15 करते जाइए आप। दिस इज द रूल। रिप्रोडक्टिव लाइफ निकालिए, कंडीशन के हिसाब से आंसर निकलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में कोई साइड इफेक्ट क्या है? तो इसीलिए प्रीवियस पेज में नेचुरल मेथड जहां पे हमने हेडिंग किया था वहां पे क्लियरली मेंशन कर दीजिए नो साइड इफेक्ट। दैट मींस व्हाट? इट मींस व्हाट कि except the natural method all the unnatural method will have side effect. So natural method no side effect, but except the natural method all the unnatural method will have more or less with side effect. तो नंबर 2 में आते हैं। केमिकल में तो केमिकल मेथड में हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं। Using the spermicidal chemical. What is the meaning of spermicidal? Those who kill the sperm. Kill the sperm. So using spermicidal chemical to reduce the sperm count. अगर sperm count reduce कर देता है तो less chance of fertilization or more chance of fertilization. So that is why it is less chance of fertilization. Always remember the method which actually we are using for the contraceptive 100% not effective. 100% they cannot prevent the fertilization. तो हम किसी भी मेथड को 100% सक्सेस रेट नहीं बोलेंगे। हम हमेशा देखिए वर्ड यूज कर रहे हैं लेस, लिस्ट। तो लेस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन एज वी आर रिड्यूसिंग द स्पर्म काउंट। हम लोग पढ़े थे कि नॉर्मल फर्टिलिटी होने के लिए कितना परसेंटेज स्पर्म फर्टाइल होना चाहिए, मतलब मोटाइल होना चाहिए, विगरस मोटाइल होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, स्पर्म काउंट क्या होना चाहिए, याद है? तो अगर हम स्पर्म काउंट को डिक्रीज कर दिए तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी तो उसी हिसाब से डिक्रीज कर जाएगा ना। नेवर इट इज जीरो, लेस, लिस्ट।
It contain boric acid, citric acid, lactic acid, और आपको याद होगा स्पर्म को हमेशा अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एसिड यूज कर रहे हैं, तो ये एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो स्पर्म का डेथ हो जाएगा कि नहीं। तो लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, एटसेट्रा। तो ये अल्टीमेटली एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए मैकेनिज्म एंड इसका एग्जांपल। मींस हियर इट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नॉट द प्रिवेंट और रिड्यूस द स्पर्म काउंट, राइट। यहाँ पे मैकेनिज्म है, हम लोग स्पर्म काउंट को रिड्यूस करते हैं, so less chance of fertilization, this is the mechanism. And what is the example? Number one, foam tablet. फोम टैबलेट में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, एरोसोल फोम, क्लोरामिन टी और कॉन्टैब। सेकेंड में जेली, जेलीज फॉर्म में क्या क्या अवेलेबल है, परसेप्टिन, वोल्पर पेस्ट। मतलब मार्केट में अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, टेबलेट के फॉर्म में, जेली फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में। क्रीम फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा डेल्फेन। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो पूछता है, दैट इज स्पॉन्ज और अदरवाइज कॉल्ड एज टुडे। इट इज ए फोम टैबलेट which contain nonapsinol 9। ये एक स्पर्मिसाइड है जो स्पॉन्ज और टुडे, ये एक फोम टैबलेट मार्केट में मिलता है। उस टैबलेट में ये नैनोक्सिनॉल 9 कंपोजिशन प्रेजेंट है दैट विल किल द स्पर्म बाय क्रिएटिंग द मीडियम एसिडिक। तो हम लोग को मोस्टली स्पॉन्ज वाला क्वेश्चन में रहता है, एंड ये कंपोजिशन लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। So this is all about number 2, that is chemical method. We are coming to number 3, barrier method. तो ये बताइए, क्या हम लोग कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं केमिकल मेथड के ऊपर कि 100% द सक्सेस रेट विल बी देयर? तो केमिकल मेथड क्योंकि 100% सक्सेस नहीं है, तो ये रिलायबल की नॉट रिलायबल मेथड, नॉट अ रिलायबल मेथड। हम लोग 100% उसके ऊपर रिलायबल नहीं कर सकते, तो नॉट रिलायबल मेथड, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म काउंट खाली डिक्रीज होता है, 100% स्पर्म का डेथ नहीं होता है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मैकेनिज्म क्या होगा? Barrier means this is a kind of physical barrier which preventing the sperm to enter. अगर sperm female reproductive tract में entry कर जाएगा, then the chances of fertilization is there, right? अगर हम एक barrier create कर देंगे, so that the sperm will unable to ejaculate, unable to pass through the female reproductive tract.
then that we are creating a physical barrier. तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पे मैकेनिज्म क्या हुआ? प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन. मेल के पेस में पहले आते हैं. नंबर ए, in case of male, कंडोम. एनसीईआरटी के हिसाब से एक लाइन लिखा होगा निरोध. A popular name for the condom by the India government, a brand name. रबर और लैटेक्स sheath to be used on penis so rubber or latex sheath present to be on the penis, it is an effective and simple method of contraception without side effect. Very, very important. Without side effect. एंड सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ये एसटीडी को प्रिवेंट करता है क्योंकि फिजिकल मीटिंग तो नहीं हुआ. तो फिजिकली द पेनिस इज टू बी कवर्ड बाय ए sheath, that is why the vaginal contact with the penis is not occurring here. So it is the most appropriate, most effective method which preventing the STD. So it prevent semen being deposited in vagina. Effective against protective लिखे, protect against STD. बिग पॉइंट है ये, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडी. तो अल्टीमेटली इसका मैकेनिज्म क्या समझ में आया? तो प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. हम लोग को हर जगह पे मैकेनिज्म याद रखना है. इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये कंट्रासेप्टिव का काम करता है. नाउ वी आर कमिंग टू फीमेल. फीमेल के केसेस में दो तीन स्ट्रक्चर अलग अलग है. जैसे कि फर्स्ट है फीमेल कंडोम और अदरवाइज कॉल्ड एज फेमिडॉन और अदरवाइज कॉल्ड एज फेमशील्ड. A plastic pouch inserted into vagina तो वैजिना को ये कवर कर दिया. तो इजैकुलेशन जब होगा तो सीमेन तो उसी पाउच में कलेक्ट हो जाएगा ना. तो यहाँ पे भी फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट किया कि नहीं. तो दैट इज व्हाई इट इज प्रिवेंट एसटीडी. बट सेकेंड में जो आएगा दैट इज डायफ्राम
then your cervical cap, हॉल्ट कैप। देखिए ये जो तीन स्ट्रक्चर मैंने सेकेंड में लिखा है, ये एक्चुअली फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट नहीं करता। सो इज दीज फीमेल बैरियर मेथड प्रिवेंट और अगेंस्ट एसटीडी? नो। तो इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पे रहेगा, आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा एंड पूछेगा विच इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एसटीडी। तो सिर्फ निरोध और मेल कंडोम एंड द फीमेल फेमिडोम और फेमसिल्ड, क्योंकि हम लोग फेमसिल्ड एंड फेमिडोम का नाम दे देगा तो इसको समझ में आना चाहिए कि दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ फीमेल कंडोम that is preventing STD. So diaphragm, it is used with spermicidal gene. So it is used with spermicide. स्पर्मिसाइड क्यों यूज करते हैं यहाँ पे देखिए, एक तो ये 100% इफेक्टिव नहीं है, बैरियर का काम करता है, स्टिल सम स्पर्म इसको क्रॉस करके निकल जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को स्पर्मिसाइड यूज करना पड़ा। So used with spermicide and they are reusable. ये reusable है, लेकिन डिस्पोजल कौन है? तो फिर अगर reusable मैंने यहाँ पे लिख दिया तो डिस्पोजल कौन कौन हुआ? मेल कंडोम एंड फीमेल कंडोम, ये डिस्पोजल हुआ कि नहीं? यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको पूछेगा, आप बता पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का हेडिंग मैंने क्या दिया था? नंबर 3 कंप्लीट है। So we are coming to number 4. Intrauterine device. इंट्रायूटेराइन डिवाइस, IUD, इसको हम लोग IUCD भी बोलते हैं। IUCD का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और इंट्रायूटेराइन डिवाइस, व्हाटएवर as the name is intrauterine, so the device will be inserted in which part of the female reproductive tract? Uterus. And uterus में कौन कौन आता है? यूटेरस में कौन कौन आता है? फंडस, बॉडी, सर्विक्स, मतलब ये सर्विक्स पे भी इंसर्ट किया जा सकता है। मेटल और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट placed in the uterus of female by doctors to vagina. It prevent, ये उसका मैकेनिज्म हो गया, it prevent fertilization and implantation. फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब ये डिले कर रहा है ओव्यूलेशन को, ओव्यूलेशन को डिले कर देगा ना, तो फर्टिलाइजेशन परफेक्ट टाइम में नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया। दूसरा है ये इनफेवरेबल, implantation will be only occur when the endometrium will be perfectly formed. अगर एंडोमेट्रियम ठीक से फॉर्म नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम अगर अनफेवरेबल हो गया, तो क्या फर्टिलाइजेशन प्रॉपर होगा? सॉरी, द implantation प्रॉपर होगा? So ultimately they are making the preventing the implantation by making impermeable or infavorable, that is permeable or unfavorable to what? That is uterine endometrium. तो यूटेराइन एंडोमेट्रियम को वो अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। So we have the success rate is very high. Most widely
accepted method. Most widely accepted method as the success rate is very high. इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर ए, इनर्ट आईयूडी और नॉन मेडिकेटेड आईयूडी. Inert IUD or non-medicated IUD, it actually stimulates the phagocytosis. And prevent the fertilization and implantation. अगर फैगोसाइटोसिस हो गया स्पर्म का, तो स्पर्म का काउंट डिक्रीज करेगा कि नहीं? देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म क्या हो गया ना, दे एक्चुअली स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म. हाउ दे आर स्टिमुलेटिंग द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म? ना बाय मींस ऑफ, यू नो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि यूटेराइन एंडोमेट्रियम में ऐसे बहुत सारे फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही स्पर्म जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, बहुत सारा स्पर्म को ये फैगोसाइटिक सेल एनगल्फ कर देते हैं. याद आया? ड्यूरिंग द इजैकुलेशन द नंबर ऑफ स्पर्म प्रेजेंट इन द सीमेन इज 200 to 300 million. But what is the number of sperm which is reaching at the site of fertilization ampulla? Only 300 to 500. तो 99% स्पर्म का डेथ हो गया. डेथ होने का कारण मैंने क्या बताया था? एक तो नेगेटिव और दैट इज एसिडिक मीडियम है, दूसरा था फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट इन द यूटेरस एंडोमेट्रियम. तो दिस लिपिज लूप एक्चुअली दे स्टिमुलेट द फैगोसाइटिक सेल्स. तो फैगोसाइटिक सेल्स को अगर स्टिमुलेट करेगा तो फैगोसाइटोसिस बढ़ जाएगा, एंड फैगोसाइटोसिस बढ़ेगा तो स्पर्म काउंट डिक्रीज करेगा. यहाँ पे दो काम हो गया. एक तो फैगोसाइटोसिस ज्यादा हुआ तो यूटेराइन एंडोमेट्रियम अल्टर हो गया. सेकेंड, ये स्पर्म काउंट को भी डिक्रीज कर लिए. तो अल्टीमेटली दे आर प्रिवेंटिंग व्हाट? फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इम्प्लांटेशन. ये बहुत इफेक्टिव है. एंड इसका एग्जांपल क्वेश्चन में पूछता है लिपिज लूप. ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, लिपिज लूप. जस्ट द नेम, their mechanism and their examples. एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट हम आपको लिखाएंगे. ज्यादा आप लोग अपने स्टडी मैक्स से पढ़िए. एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, उसको छोड़ के कुछ हम लोग कर नहीं सकते. एनसीईआरटी बार बार पढ़ने के लिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं ताकि आप समझदार हैं. तो लेट्स कंप्लीट.